का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो अगर लगता है आपके जीवन में डिफ़िकल्टी आ रहा है, कुछ चेंजेस आने को लग रहा है, तो नो डाउट्स आप में कुछ न कुछ ऐसा ईश्वर ने, कुदरत ने बना के भेजा होगा। तो उस सिचुएशंस को, समस्या को भी झेलेंगे और कुछ नया चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तित होने वाला है। चलिए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव विज्ञान के टोटल 127 क्वेश्चन हम आज करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी गई, किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने इसका लिखा है, चार्ल्स डार्विन या सिर्फ डार्विन ऑप्शन दिया गया है। और 2019 में ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री में क्वेश्चन ये पूछा गया था। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग को बताना चाहूँगा, 1 सेकेंड का टाइम देना है। जो लोग भी पीडीएफ या नोट्स के लिए बात करते हैं बार बार कि सर पीडीएफ नोट्स दे दीजिए या फिर आपको ये सारी चीज़ें, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के चैनल का मैं लिंक यहाँ पर भी प्रोवाइड कर देता हूँ। इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हैंग आउट पर आपको पिन कर देता हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए यहाँ से आप सभी लोग, जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हो पाएंगे, सभी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और इस वीडियो के थ्रू आप कनेक्ट हो पाइएगा। चलिए इसको लिंक भी अभी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ सी में, ताकि आपको प्रोवाइड हो जाए और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से ये टेलीग्राम में लगभग 454 से ज़्यादा लोग हैं, यानी 450 से ज़्यादा लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, वहाँ पर आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को मैंने फिर से रिवाइज कर देता हूँ। द पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चार्ल्स डार्विन जो है इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा विकास प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस कहते हैं। जितने भी पीडीएफ नोट्स है टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कनेक्ट होने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगी। मानव तंत्र में इंसुलिन द्वारा चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। कौन करता है? तो आपको वसा करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, प्रोटीन करता है, या न्यूक्लिक अम्ल करता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या नानोदेश। तो इसका सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट इसका नियंत्रित करता है। मानव तंत्र में इंसुलिन जो है आपका, इंसुलिन जिसके कारण कमी के कारण शुगर होता है, यानी कि चीनी बीमारी जो आपको कहते हैं, इसका किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को करता है। इंसुलिन अग्नाशय को अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज समस्थान के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य जो कोशिका में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके समकक्ष है, देख सकते हैं। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक कौन सा है? तो पेनिसिलिन है, या एस्पिरिन है, या पैरासीटामोल है, या फिर सल्फाडाइजीन है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त जो आपका विकल्प में पेनिसिलिन और सल्फाडाइजीन है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। अभी देख सकते हैं करंट में भी इसका समकक्ष क्वेश्चन आया गया है और एक अपडेट आया है करंट में। एंटीबायोटिक अगर आपको खरीदना है, बाय करना है, चाहे फीवर हो या कुछ भी हो, जब तक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या नहीं हो तब तक आप उसको नहीं ले सकते हैं। तो एंटीबायोटिक जो पाया जाता है आपको, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजीन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का प्रयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए, जिससे कि आपको वायरस संबंधित कोई भी रोग हो उससे संबंधित उपचार के लिए किया जाता है। उपयुक्त जो आंसर होगा 1 और 2, क्योंकि इसमें आपका पेनिसिलिन भी है और सल्फाडाइजीन, दोनों मिलाकर के 1 से अधिक आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके समकक्ष है, आप बताइएगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, या फिर मक्का हो गया, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपको जो प्राप्त होती है चावल से प्राप्त होती है। ठीक है, चावल राइस से प्राप्त होती है। इसका व्याख्या देख सकते हैं आपको। उपयुक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल ग्राम, यानी 100 ग्राम आपको चावल अगर आप पकाते हैं तो लगभग 25.5 ग्राम, यानी 1/4 हिस्सा के कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारणतः खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि के लिए करने का विज्ञान है, या जंतुओं को अध्ययन करने का विज्ञान है, मछलियों को अध्ययन के लिए करने का विज्ञान है, या कीटों को मारने का विज्ञान है।
तो कीट संवर्धन से नाम से ही पता चल रहा है, संवर्धन यानी कि वृद्धि होगा, कुछ न कुछ इसमें इजाफा होगा। तो कीटों की वृद्धि के, कीट और वृद्धि के संबंधित करने वाला विज्ञान है। आप इसको ऐसे भी, आप अगर कुछ भी जानकारी नहीं है तो आप एलिमिनेट करके या क्वेश्चन को समझ करके यह इसका सही जवाब आप प्राप्त कर सकते हैं। कीट संवर्धन जैसे कीटों के, जैसे कि केचुआ हो गया, की वृद्धि का, केचुआ को कहा जाता है किसानों का मित्र भी इसका मित्र भी कहा जाता है, दोस्त, किसानों को दोस्त अगर कोई सिर्फ कहते हैं तो वो केचुआ होता है। वृद्धि का ज्ञान है, केचुआ कृषकों का मित्र, जैसे कि मैंने बताया कृषकों का मित्र यानी भूमि की आंत भी कहा जाता है। केचुआ खाद और वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है, एक उत्तम जैव उर्वरक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक्स निम्न में किसका अध्ययन होता है? मेंडल का नियम, जैव विकास का, डीएनए संचरण का है, या आनुवांशिकता या विचरण के लिए? तो जेनेटिक्स आपका होता है आनुवांशिकता और विचरण का नियम होता है विचरण के लिए। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। जिसे आप देखते होंगे कई लोग होते हैं, कई ऐसे जीन होते हैं, अगर छोटे कद के माता पिता हैं तो जनरली उनके बच्चे छोटे कद के होते हैं, या फिर अगर कोई बीमारी है, कोई अगर बीपी है, शुगर है, तो उस जेनेटिक्स के कारण ही इसको फैलता है। किसी के माता पिता को पता करने के लिए भी हम जेनेटिक्स डीएनए का उपयोग करके हम पता लगाते हैं कि उसमें किसका जीन है एक्चुअली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रूण में, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों से किसका उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों का, या फिर सूक्ष्म तरंगे का, पराध्वनि तरंगे के लिए, या पराबैंगनी किरणें के लिए? तो सही जवाब इसमें है पराध्वनि तरंगे के लिए। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल आपको जो है सेब या फिर अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। तो इसका सही जवाब है आपका सेब नहीं है, आलू बुखारा। बाकी सारे सच्चा फल आपको जाने जाते हैं, इसमें सारे सच्चे फल हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जब फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे कि सेब, काजू, नाशपाती, ये सारे असत्य फल हैं यानी फॉल्स फ्रूट है। वैसे फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो, वैसे फल को असत्य फल कहते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क पुष्प कली के द्वारा ही प्राप्त होता है, शुष्क पुष्प कली के द्वारा प्राप्त होता है। लौंग जो होता है यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है, 10 नंबर क्वेश्चन, लौंग एक मसाला पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो प्राप्त करते हैं किस भाग से प्राप्त होता है? तो आपके फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग क्लोव्स, बंद कलियां या फिर पुष्प कलिका जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारण इत्यादि के लिए। जब आपका दांत में दर्द हो तो इसका कुछ मत कीजिए, आप इसका यूज करके अपने दांतों, जिस दांत में जहाँ पर दर्द होती है वहाँ पर आप रखे रहिए, और इसके जब रस जो निकलते हैं उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। दांतों के दर्द में भी इसका उपयोग किया जाता है। और आपके समकक्ष, चलिए और आपके समकक्ष है जैसे कि लौंग के पौधों का वास्तविक नाम होता है साइजिनियम्स एरोमेटिक। चलिए साइजियम एरोमेटियम जो कि कुल मेट्रिसेस यानी कि फैमिली माइट्रेसेस के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है। इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। ये एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है। इसकी पत्तियां जो बड़ी और अंडाकार ओवल होती है। नेक्स्ट है अदरक। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होती है। अदरक तना है या जड़ नहीं है? क्योंकि
अदरक जो है तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि यह खाद्य पदार्थ सामग्री को संग्रहित करता है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, और या फिर यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। इसमें से क्लोरोफिल की कमी होती है। तो सही जवाब है इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, जिसके कारण अदरक एक तना है, ना कि जड़ में इसमें पाई जाती है। नोड्स क्या करते हैं? नोड इंटरनोड को उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में ये संरचना पाई जाती है और ये कहा जाता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं है। अदरक एक तना है, ना कि जड़ है। पादप कली है। पादप क्या है? पादप एक भ्रूणीय टहनी है, एक भ्रूणीय टहनी है। चलिए, वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित अंश प्रोरो यानी एम्ब्रायोनिक सूट को कली या कलिका कहते हैं, या किसी एक पत्ती के कक्ष यानी एक्सेल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? नमक युक्त पौधे में उत्पन्न होते हैं, उसको कहते हैं हेलोफाइट कहते हैं, उसके हेलोफाइट कहते हैं। लवण मृदा में दो विध होते हैं। हेलोफाइट उन पादप को कहते हैं जो कि उच्च लवणायुक्त जल में पैदा होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 14 नंबर क्वेश्चन। EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो आपका ऑप्शन है हृदय, यकृत, अग्नाशय या मस्तिष्क। EEG आपका जो होगा मस्तिष्क के लिए उपयोग किया जाता है। EEG मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समकक्ष 15 नंबर। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? कौन सा रेडिएशन का उपयोग करते हैं? इंफ्रारेड के लिए, या माइक्रोवेव के लिए, यूवी के लिए, या एक्सरे के लिए? अल्ट्रावायलेट रेज इसको यूवी का फुल फॉर्म है। तो इसका सही जवाब होगा इंफ्रारेड का उपयोग करते हैं। मांसपेशियों यानी कि जो आपके मांस से जहाँ पर आपका फैट है, हड्डियों के पास में जो आपके मांस होते हैं, मांसपेशियों में जो दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, रेडिएशन, उसको कहते हैं इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रारेड जो होता है विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन IR को या अवरक्त की विकिरण इसको कहते हैं। अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द को उपचार के लिए किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिसमें इंफ्रारेड विकिरण की उत्सर्जित की जाती है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन आपके साथ, बताइएगा इसका सही जवाब। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। वैज्ञानिक का वह सबूत जिसके प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक वो नव डार्विनवादों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिनसे उसमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं और पीढ़ियों में बढ़न द्वारा नई प्रजातियों में उत्पत्ति होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समकक्ष 17 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा और ये बहुत बार रिपीट होती है डिफरेंट एग्जामिनेशन में। मेंडल के आई होप क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, अब दिख रहा होगा। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? काय जनन पर, या अलैंगिक जनन पर, या लैंगिक जनन पर, या उपयुक्त में से सभी? इसका सही जवाब आपका होगा लैंगिक जनन पर होगा। आपका इसका लैंगिक जनन पर होगा। ठीक है, लैंगिक जनन पर किया जाएगा। मेंडल के आनुवांशिकता सिद्धांत का लैंगिक जनन पर आधारित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज आपका डीएनए की खोज जैसे ऑप्शन में आपको दिया हुआ जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस ग्रेगर मेंडल है, या फिर जोहानस है, या फिर हरगोविंद खुराना है। इसका सही जवाब इसमें जो दिया गया है, यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और HM के एक विंसेंट फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1955 में, वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकरण विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस के रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। फ्रेडरिक ने पहले से क्या कहा था? न्यूक्लिन के नाम से इसको जानते थे।
ठीक है, न्यूक्लियन के नाम से जानते थे। तो इसका सही जवाब होगा नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें फ्रेडरिक का आंसर नहीं दिया गया था। तो आप रखिएगा फ्रेडरिक जो स्विस के रसायन शास्त्री थे, रसायन केमिस्ट्रिस्ट थे, उसको ही जाता है डीएनए की खोज के लिए। ठीक है, कई लोग इसमें मिसकॉन्सेप्ट होता है, और ये आपका घटना चक्र का पूर्वालोकन का ये बुक का दिया गया है सारा चीज़ तथ्य, इसको आप मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन आपके समकक्ष है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है। तो इसका सही जवाब होगा डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, कहाँ पर होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होती है, फैट के रूप में जो जमा होती है, वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है, जो मोटा जो लोग होते हैं। नेक्स्ट है आपका, शरीर की कोशिकाओं को कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है और जो एक सरल शर्करा है, यह अवशोषित होकर के रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है 21 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में होता है लगभग कितना % पानी होता है, ये बताने के लिए आपका क्वेश्चन है। तो आप लोग को पता है 65% से लेकर के लगभग 70% तक हमारे शरीर में पानी की मात्रा पाई जाती है, पानी पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। देख सकते हैं 2018 में पीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। हमारे शरीर का लगभग अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 यानी 66% से 70% के आसपास 70% लगभग तक पाई जाती है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होते हैं, रक्त के थक्के आपका विटामिन डी के कारण होता है, इसके कारण आपका रतौंधी होता है, इसमें बेरी रोग होता है, इसका विटामिन डी के कारण रिकेटस होता है। चलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। देख सकते हैं विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है। यानी अगर आपको चोट लग गया है, किसी कारण आपको ब्लड निकलना शुरू हो गया, तो ब्लड आपका चलता रह जाएगा, ब्लड आपका रुकेगा ही नहीं। तो वो एक तरह की एक बीमारी है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी यानी कि एंटी थर्मोफिलिक कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है। कोई मान लीजिए कुछ इफेक्ट पड़ गया, कोई डिफेक्ट हो गया या ऑपरेशन या एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें ऑपरेशन नहीं करने के लिए सलाह देते हैं डॉक्टर, क्योंकि अधिक रुधिर यानी कि अधिक रुधिर का मतलब होता है ब्लड, अधिक ब्लड निकलने के कारण बह जाने का डर बना रहता है। इसमें कहीं भी एक छोटा सा चोट भी लग गया तो ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है, इससे विटामिन के की कमी के वाले जितने भी व्यक्तियों को। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन प्रति स्कंद विषयों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका उपयोग इसमें किया जाता है, विटामिन के लिए किया जाता है। प्रति स्कंदन विषयों के प्रति विष यानी प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी यानी कि पदार्थ कहते हैं, एंटी हार्मोनिक फैक्टर भी के रूप में कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्ति को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रुधिर अधिक बह जाने का डर बना रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? अर्गोकैल्सिफेरॉल आपको D2 को कहते हैं, विटामिन D2 को कहते हैं। नेक्स्ट है, देख सकते हैं विटामिन D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को, और आपको ये बताना चाहूँगा इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो विटामिन जो कहते हैं कैल्शियम कहाँ से प्राप्त होती है, ये खाने पीने वाले जितने भी हम हरे सब्जी खाते हैं यहाँ से आपको विटामिन डी प्राप्त होता है। लगभग 20% हमारे बॉडी में D2 रहते हैं और 80% जो होता है D3, जिसका नाम है विटामिन कोलिकैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल तो कॉमन पॉइंट है, कॉमन बात है। अर्गो याद रखिएगा, AG इंग्लिश वाले या जितने भी हैं अर्गो, इसमें रहता है कोली कैल्सिफेरॉल। तो दोनों का कैल्सिफेरॉल तो कॉमन वर्ड है आपका, वो याद रखना ही रखना है। लेकिन अर्गो D2 वालों में 20% रहता है, जो कि हरे सब्जी या खाने पदार्थ से प्राप्त होते हैं,
और D3 में जो होता है ये आपको 80% जो आपको विटामिन जो प्राप्त होता है। और ये विटामिन क्यों मिलता है? ताकि आपको फास्फोरस और कैल्शियम जो आपको है जो शरीर में जहाँ पर जरूरत होती है उसको भेजने का कार्य करता है ये D3 D2। और 80% ये जो प्राप्त होता है आपको सनलाइट से प्राप्त होता है, सूरज की रोशनी से, सूर्य भगवान से आपको सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। विटामिन D2 जो होता है डी का वह प्रकार का जो मुख्यतः जो भोजन आहार और अनुपूरक के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको 20% लगभग भोजन के आहार से ये विटामिन प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में ये मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि से मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेटस इसको कहते हैं, रिकेटस हो जाता है D2 की कमी से। D3 मैंने बताया ये सनलाइट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। कहाँ पर भंडारित होता है? यकृत में होता है, लीवर में जिसको कहते हैं, या त्वचा में होता है, फुसफुस में होता है, या फिर वृक्क में होता है। तो फुसफुस धमनी इसको कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने बायोलॉजी जब NCERT पढ़ाया उसमें बताया था। यकृत यानी लीवर में ही विटामिन ए भंडारित होता है। जो आप विटामिन हम खाते हैं, गाजर हो गया या फिर साग हो गया, ये इससे विटामिन ए प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा। और ये यकृत लीवर में भंडारित होता है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए को काफ़ी मात्रा में संचित करता रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। क्या है इसका रासायनिक नाम? रेटिनोल है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप याद करके रखिएगा। चलिए, जिसकी कमी से शरीर में कौन से होते हैं? रतौंधी यानी कि आँख की बीमारी शुरू हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी भी विटामिन कहते हैं। जिसका प्रमुख स्रोत जो होता है कहाँ से प्राप्त होता है? दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर आदि से प्राप्त की जाती है। इसका अगर ये लोग जो सेवन करते हैं तो इन लोगों को विटामिन ए की कमी नहीं होगी। विटामिन ए की कमी नहीं होगी तो रतौंधी नामक बीमारी, इस तरह से कोई भी बीमारी आपको होगा नहीं। इसका जो रासायनिक नाम है जरूरी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ ली जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछा गया है। तो और इसमें देखते हैं, जैसे कि रेटिनोल आपका जीरो फ्लैथिक होता है, ये सही है। टोकोफेरोल ये बेरी की नहीं है, टोकोफेरोल आपका आता है किसी और का बताऊंगा। साइनोकोलिन रक्त अल्पता के कारण था। अर्गो कैल्सीफेरोल रिकेटस, अर्गो कैल्सीफेरोल ये आपका D2 आता है। इसमें मैंने अभी बताया आपको ये D2 की कमी से होता है। और D2 क्या क्या चीज़ से कमी होता है तो मैंने अभी बताया, जैसे मशरूम, अंडे, पनीर, ये सारे खाने वाले पदार्थों से प्राप्त होते हैं। अर्गो एक आता है, एक अग्रो, ये एग्रो है। नेक्स्ट है कोली, ये D3 वाला सनलाइट से प्राप्त होते हैं। तो टोकोफेरोल जो आता है मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका गलत है। टोकोफेरोल बेरी आपको नहीं आता है इसमें से। रेटिनोल जो होता है विटामिन ए की कमी से जीरो फ्लैथिक रोग होता है। और साइनोकोलिन जो होता है B12 की कमी से रक्त अल्पता होती है, रक्त की कमी होती है। विटामिन डी जो होता है कोली कैल्सीफेरोल D3 और अर्गो कैल्सीफेरोल D2 की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक बीमारी होती है। बेरी जो होता है B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो होता है विटामिन ई के लिए उपयोग किया जाता है। टोकोफेरोल विटामिन ई के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें जनन क्षमता कम जाती है। विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है, प्रजनन क्षमता में कमी आती है, ठीक है। टोकोफेरोल इसी का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसमें बेरी जो होता है आपका थायमिन के लिए कमी कारण होता है, इसको थायमिन कहते हैं, ठीक है। थायमिन इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से देख सकते हैं B1 आपका संतरा के लिए नहीं, ये आपका विटामिन सी के लिए होता है। डी आपका यकृत तेल के लिए भी, ये आपका कोड के लिए यूज होता है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल से प्राप्त होता है। के आपका अल्फा कौन से होता है? तो इसका सही जवाब आपको देख सकते हैं यहाँ पर है सूर्य का प्रकाश यानी कोड यकृत तेल जो विटामिन टी के प्रमुख स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल जो होता है व्हीट जर्म ऑयल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। जबकि अल्फा के विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा जो है विटामिन सी की कमी प्रमुख स्रोत है। इसमें से B1 जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अतः अविष्ट उत्तर जो होगा एक से अधिक आपका ई ऑप्शन सही माना जाएगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है B12 में होता है, ठीक है। B12 याद कर लीजिएगा, कोबाल्ट पाया जाता है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो है B12।
ठीक है, 2008 में पूछा गया है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 का कोबालमीन का प्रमुख महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि यानी ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, बच्चों की ग्रोथ के लिए। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम की आकृति यानी फिजियोलॉजी की भी गड़बड़ हो जाती है। और B12 की महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि है। आंत के जीवाणु, बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल कितना परिमाप होता है? तो रक्त जो आपको पाया जाता है, आपका लगभग 5 से 6 लीटर इसमें पाई जाती है। स्वस्थ वयस्क मनुष्य यानी स्वस्थ वयस्क मनुष्य है जिसमें 5 से 6 लीटर पाए जाते हैं। हालांकि फीमेल में 1-2 लीटर इसमें कम होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग 7 से 8% है। मान लीजिए आपका वजन 100 kg, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा, तो 7 से 8 लीटर आपका परसेंटेज इसका निकालेंगे तो 7 से 8 लीटर आपके में ब्लड देखा जाएगा। अगर कोई वयस्क मनुष्य 50 kg का है तो उससे आप निकाल लीजिएगा 3.5 से लेकर के 4 लीटर के आसपास उनमें खूनों की संख्या होगी, खून की मात्रा होगी। 7 से 8 % होती है। अतः एक मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ, अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो संपूर्ण शरीर के लगभग 1/13वां भाग होता है। किसमें? कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, 1/13वां हिस्सा रहता है। ठीक है, 6 से 7% भी वही होता है, 12वां हिस्सा रहता है। ठीक है, आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के रूप के प्रकार में है बल्कि एक खाली जगह संगत भी होना चाहिए। ये किसके होता है? ये RH कारक का प्रकार होता है। रक्त आधान जो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार का RH कारक का भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज जो किया था लैंडस्टीनर ने और विनर ने किया था, ने रिसस बंदर के रक्त में की थे। तो किस पर किया था? RH फैक्टर जो निकाला जाता है आपको बंदर पर किया गया था, उसके खून से निकाला गया था। किसने किया था? तो लैंडस्टीनर और विनर वानर याद रखिएगा, लैंडस्टीनर और विनर से कनेक्ट किया था। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, आप बताने की कोशिश कीजिएगा। निम्न में से किस में से रक्त दाब का मापन यंत्र कौन सा है? तो किसके द्वारा से हम मापेंगे रक्त में ब्लड प्रेशर का क्या है, प्रेशर क्या है उसमें? तो स्फेरोमीटर या अनेमोमीटर, स्पिगोनोमीटर या आमीटर से। तो ये तो आमीटर से तो हम विद्युत विभवांतर या मापते हैं, स्पेरोमीटर्स भी नहीं है, आमीटर्स भी नहीं है, अनेमोमीटर नहीं होगा। स्फिग्नोमीटर से हम रक्त में यानी कि खून में दाब का मापक यंत्र मानते हैं। मनुष्य का औसत जो रक्तचाप होता है मैक्सिमम 120 होगा और मिनिमम रहता है 80। अगर इससे कम जाता है तो उसको लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, और जिसका 120 से चला जाता है ज़्यादा, 130, 135, 140, 150, 180 तो ज़्यादा जाएगा तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ज़्यादा होने पर ये दिक्कत भी होती है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती है। पहले को प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और दूसरे को प्रसारण यानी डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब जो होता है 120 मिलीलीटर का होता है, HG जो है आपका रहेगा पारा, और प्रसारण दाब जो होता है यानी निम्न दाब जिसको कहते हैं मैक्सिमम इतना रहेगा, प्रकुंचन दाब उसको कहते हैं मैक्सिमम, मिनिमम वाले को कहते हैं 80 मिलीलीटर HG होता है। रक्तदाब को डॉक्टर स्फेग्नोमीटर मैनोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। आपने देखा भी होगा कहीं जगह, अपने पिक्चर में या फिर मूवीज में कहीं भी देखा होगा। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो ये स्फेग्नोमीटर जिसके पंपिंग के द्वारा इसे हवा दे करके इसको किया जाता है। हालांकि अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल भी आ चुका है, इसका यूज होता है। स्फेग्नोमीटर इसको कहते हैं। ब्रिक यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो कितना होता है? लगभग 1200 सीसी इसमें रक्त प्रवाह होता है, 1200 सीसी इसमें रक्त प्रवाह होती है। नेक्स्ट है, वृक्क मानव शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के लिए साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर
रक्त की शुद्धि करता है और लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है और वृक्क से प्रति मिनट यानी पर मिनट आपका 1200 सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर जिसको कहते हैं रक्त प्रवाहित होता है प्रति मिनट। 1 घंटे में सोचिए कितना होगा, इससे लगभग मल्टीप्लाई कर दिया 6 से तो आपके 1 घंटे में हो जाएगा। टोटल 24 घंटे में 1500 लीटर रक्त शुद्धि करता है। इंसुलिन क्या होता है, ये क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है। बहुत सारा अभी मैंने ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इंसुलिन एक तरह का इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, लेकिन ये देखिए इंसुलिन पेनक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतर स्रावित भाग लैंगर्स हैंग्स की प्रवृत्तियों की बीटा कोशिका के से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड यानी प्रोटीन है जिसकी संरचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, तो आपका जो है आरएनए या इंसुलिन अस्कॉर्बिक एसिड, ये तो आपका विटामिन है। तो सही जवाब होगा इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट है महिला सेक्स हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, या फिर आपके ऑप्शन सही इस तरह दे सकते हैं। या आपका इंसुलिन है, इंसुलिन तो आपको मैंने हार्मोन बताया अभी। ऑक्सीटोसिन है, तो इसका सही जवाब आएगा एंटीजन है, एंट्रोजन यानी ए ऑप्शन। एंट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पाद स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफ्लियन पुटिका की थीका इंट्राना की कोशिका द्वारा यौवना प्रारंभ से लेकर के रजोवृत्ति की आयु होता है, यानी कि जब उसमें बनना बंद हो जाता है, जिसमें यौवना स्टार्ट होता है 13-14 साल से लड़कियों का स्टार्ट होता है, और लगभग जो संख्या है लगभग 45 से 52 वर्ष तक डिपेंड करता है खान पान और रहन सहन पर कि 52 साल या 50 साल तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रियोल होता है जिसे नाड़ी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिसमें लड़कियों में स्तनों, दूध ग्रंथिका, गर्भाशय और योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल होता है के विकास में सहायक होता है। तो आपको क्वेश्चन समझ गए होंगे और इसका आंसर होगा जो महिलाओं के सेक्स हार्मोन होता है एंड्रोजन के रूप में एस्ट्रोजन, और ये एंड्रोजन होता है पुरुषों के लिए उपयोग किया जाता है, पुरुषों के लिए उपयोग किया जाता है। ये सेक्स हार्मोन आपको बस मेल के लिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके समकक्ष है 36 नंबर। निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने से भूमिका निभा करता है। जब आपके बच्चे जब निकलते हैं यानी बच्चे जब पैदा होने के टाइम दूध का स्रावन होना अपने आप शुरू हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा गाय को यानी काऊ के भी जब उस समय बच्चे स्रावित होने के समय यानी बच्चे जब निकलने का होता है 9 महीने जब पूरा हो जाता है उससे 5-10 दिन पहले से ही दूध टपकना बंद शुरू हो जाता है। ये किसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावन होने में भूमिका निभाता है, तो ऑक्सीटोसिन आपको याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन, इसका बता देता हूँ। ऑक्सीटोसिन जो होता है 2 लक्ष्य उत्तक यानी टारगेट टिश्यू होते हैं स्त्रियों के गर्भाशय और इनके स्तन है। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दूधपान यानी लैक्टेशन जिसको कहते हैं के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़ करके दूध उत्सेचन को बढ़ाने का काम करता है। दूध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं जिसे पिटोसिन यानी पिटोशोइन कहते हैं। कई लोग आपने देखा होगा जब आप गाय का दूध पटना में या कहीं जगह देखते होंगे गाय साथ में लेके जाते हैं, जो कि ये करना नहीं चाहिए। साथ में ले जाते हैं, वहाँ इंजेक्शन दे करके उससे निकाला जाता है दूध को ज़्यादा, ताकि वो दूध दे सके। अगर 5 लीटर दूध देती है इंजेक्शन से 7-8 लीटर यानी 1-2 लीटर उसमें ज़्यादा निकलती है। तो कौन सा करते हैं, ऑक्सीटोसिन इसमें लगता है, और इसका जो इंजेक्शन लगता है पिटोसिन का नामक इंजेक्शन लगता है। 37 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। आयोडीन टेस्टोस्टेरोन होता है या एड्रेनल होता है, थायरोक्सिन होता है, इंसुलिन होता है। तो आयोडीन जो मिली होती है आपको हार्मोन में वो होता है थायरोक्सिन में। ठीक है, थायरोक्सिन में आपका मिली होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं थायरोक्सिन
जो हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन यानी TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन यानी थायरोट्रोपिन है, जिसका जो स्रावन होता है ग्रह पिट्यूटरी को थायराइड कोशिका में होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा गैस्ट्रिक नामक रोग होता है। शरीर में अगर आयोडीन यानी नमक खत्म हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो घेंगा नमक रोग होता है। इसको भी याद रखिएगा। कौन सा रोग होता है? तो घेंगा गैस्ट्रिक होता है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है कहाँ पर? आंत में, लीवर में, या फिर आपके ऑप्शन है किडनी में, मस्तिष्क में। ये पिट्यूटरी ग्रंथि आपको जो है छोटी सी ग्रंथि एक रहता है, आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, और यहाँ पर पाने के बाद ये अप एंड डाउन एक पिस्टन की तरह, जो आपने देखा होगा किसी बाइक या आपने, तो वहाँ पे पिस्टन की तरह अप एंड डाउन करते रहता है, छोटा सा, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी पीयूष जो होता है ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए, प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में कुछ रासायनिक प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? उपोत्पाद है आपका ऑक्सीजन से होता है। प्रकाश संश्लेषित फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को अप्रधान रचनाएं में बाई प्रोडक्ट्स के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिससे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड 6 बाल्टी लेते हैं, तो आप 12 बाल्टी पानी के साथ प्रकाश प्रणालित यानी कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में करते हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है C6H12O6 और प्लस 6 बाल्टी पानी प्लस ऑक्सीजन निकल जाता है। तो यही क्वेश्चन था आपका। प्रकाश संश्लेषण का किसका उत्पादन होता है? बाई प्रोडक्ट किसका निकलता है? ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट निकलता है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, कब बदलती है? तो इसमें क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। ये सेम चीज़ है, यहाँ पर प्रकाश प्रणालित क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है सौर ऊर्जा, ये आपके क्लास 6, 7, 8, 9 NCERT में मैंने बताया है, उसको आप देख सकते हैं। NCERT का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जाते हैं, NCERT आपका रामबाग सिद्ध होगा। अगर आपका इसका नोट्स, हैंड रिटन नोट्स या फिर कंप्यूटर नोट्स चाहिए 6 से लेकर के 12 तक हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या इकोनॉमिक्स हो, सभी सब्जेक्ट का, इवन EVS के साथ, इन्वायरमेंट साइंस के साथ, जो क्लास 3 से लेकर के 5th क्लास में EVS दिया गया है, उसके साथ आपका नोट्स मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 199 में, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सिर्फ उसको नोट्स को पढ़िए, 223, 224 पेजेस का कंप्रेस किया हुआ सारा नोट्स मिल जाएगा। मैथ रीजनिंग का भी आपको नोट्स मिल जाएगा, जो सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। देखिए, इसका जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इनमें सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित एवं क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। एक वर्णक परतों के हरे रंग का कारक इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और ऑप्शन जान लेते हैं, या फिर आपको राइबोसोम होता है या न्यूक्लियस होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कोशिका भित्ति का शक्ति स्रोत जो प्राप्त होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। शक्ति को स्रोत, पावर हाउस जिसको कहते हैं इंग्लिश में। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको, एक स्टेप पहले मैं बता देता हूँ ताकि आपको पता हो सके। ये सारी चीज़ें NCERT में मैंने कई बार आपको कंप्लीट करवाया है, आप वहाँ पर जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको देखना है कि कैसे, तो या मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक सेकेंड का टाइम हमें दीजिएगा, मैं आपको सारे प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एक सेकेंड, यहाँ पर देखिएगा प्लेलिस्ट, आप यहाँ इसका देख सकते हैं। NCERT 6 हिस्ट्री का है, या फिर आपका पूरा NCERT आपका यहाँ पर है। साइंस का क्लास 6 का है। आपको TRE 1 और TRE 2 के दौरान मैंने काफ़ी लोगों को पढ़ाया है। स्टेट के लिए है, बिहार स्टेट के लिए देख सकते हैं। साइंस
क्लास 6 से लेकर के 10 तक का सारा साइंस पढ़ा हुआ, उसको आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हैं। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण आपका बीज में प्राप्त होता है, ठीक है। भ्रूण जो होता है पौधों में, भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरन प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण जो होता है बीज से बाहर निकलता है अंकुरित होकर के। अंकुरित अब किसको कहते हैं? जैसे आप चने को आप देखे होंगे, अंकुरित करने के बाद कुछ बाद उसके बाद निकलना, उसको निकलना शुरू हो जाता है, उसको वही अंकुरित कहते हैं। कुछ दिनों के बाद जब उसमें जल की आवश्यकता होती है और वायुमंडल की आवश्यकता होती है, हवा की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि किसको कहते हैं? या फिर देख सकते हैं क्लोरोरैम्फेनोन्स एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इंजेक्शंस के उपचार में किया जाता है। अल्फा साइमोनिस एक प्रकार का सल्फोडाइमिड प्रतिजैविक होता है। सल्फोडाइमिक एंटीबायोटिक है जो कि जीवाणुरोधिक एंटी एजेंट होता है, यानी कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में कार्य करता है। इसका प्रयोग इस प्रकार का प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही रहेगा, ठीक है। इसके एक से अधिक विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट है टाइफाइड एंड कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है, किसका है? तो जल जन रोगों के लिए। टाइफाइड जो होता है जल से होने वाले, ये संक्रामक रोग नहीं है बल्कि ये वायु जनन भी नहीं है, तो जल से जनित रोगों के लिए है। टाइफाइड एंड कोलेरा है जल जन, यानी जल से होने वाला रोग है। रोगों के उदाहरण है टाइफाइड रोगों का कारण सल्मोनेला टाइफी है और कोलेरा का कारण है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होता है। पीने के पानी के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है, यानी जो पीते हैं हम पानी जो यूज करते हैं उसको साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। डिस्टिल वाटर पीजिए या फिर आपको फिल्टर करके इसको पीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है, मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आपका यकृत होता है, ठीक है। यकृत फैलता है यानी लीवर। देख सकते हैं यकृत लीवर एक मुख्य पाच्य ग्रंथि होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है जो कि खाद्य विषाक्त यानी अफेक्ट्स टॉक्सिन को द्वारा प्रभावित हो जाती है, यानी अल्फा टॉक्सिन नामक जहरीले पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिन्स पेनिसिलिन्स की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट आपका उपयोग होता है मनुष्य के शरीर में तितली यानी प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा जिसको बोन मैरो कहते हैं आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। और लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका यानी WBC के होता है। इसमें लिम्फोसाइट जो प्राप्त होता है इसी के कारण कैंसर भी होता है, इसकी कमी के कारण। WBC स्थिति जो कि गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। और ये जिसका WBC स्ट्रॉन्ग रहता है तो वो एंटीबॉडी का काम करता है, यानी आपके शरीर में कोई भी विकार ना आए इसका भी काम करता है। तो इसमें आपका सटीक आंसर ई माना जाएगा, एक से अधिक, ठीक है। यकृत, लीव, अग्नाशय ये सभी जगह फैला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोजीन संबंधित है आपका कर्क रोग से संबंधित है, कैंसर से ऑन्कोजीन जिसको कहते हैं कर्क रोग से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर कर्क रोग से संबंधित है। ऑन्कोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर यानी कर्क रोग जिसको कहते हैं के उत्तरदायक होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान जो की थी SRC के रूप में की गई थी और वर्ष 1970 में खोजा गया। यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक है जिसे रॉस अस्कोर्मा वायरस कहते हैं। रॉस अस्कोर्मा वायरस का नाम दिया गया था। तो सर्वप्रथम कब पाया गया था? तो 1970 में यह घटक पाया गया था, मुर्गियों में पाया गया था, ठीक है। मुर्गियों में कैंसर वायरस घटक पाया गया था जिसको रॉस अस्कोर्मा वायरस का नाम दिया गया था। तो ऑन्कोजीन संबंधित है, कर्क रोग से संबंधित है, ठीक है। कर्क रोग मतलब कैंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 रक्त कैंसर जिसको कहते हैं ल्यूकेमिया WBC के में आता है और यानी वाइट ब्लड सेल में की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कितना है? तो इसमें रेडियो समस्थानिक जो उपयोग किया जाता है आयोडीन इसमें किया जाता है। रेडियो फास्फोरस P32, रेडियो फास्फोरस P32 और कोबाल्ट 62 दोनों का उपयोग होता है। तो इसमें एक से अधिक इसका सही जवाब होगा का उपयोग किया जाता है। एक प्रकार का कैंसर है कि इलाज के लिए जाना जाता है। तो रेडियो फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, तीव्रता और प्रतियुक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क यानी कि कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है और इसका उपचार भी करता है?
क्वेश्चन फिर से समझिएगा। तीव्रता यानी प्रतियोगिता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उसका उपचार भी करता है। तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, या फिर आपके ऑप्शन है आयनीय विकिरण हो गया, या पराबैंगनी किरणें होना। इन सारे किरणों चीज़ों से आपका कैंसर होता है, जैसे कि आपका एग्जांपल दिया हुआ तंबाकू से भी होता है, अल्कोहल से भी होता है। लेकिन आपका क्वेश्चन पूरा पूछा उसको संरक्षित करना है, तो आयनिक विकिरणों से उसको संरक्षित किया जाता है। तो पराबैंगनी किरणों के कारण भी कई बार इम्पैक्ट पड़ता है, जिसे आपने कई बार आपने अल्ट्रासाउंड या ज़्यादा करवाया है, ये सारा से भी आपका कर्क रोग यानी कैंसर फैलने की चांसेज होता है। ये आपका सटीक आंसर है आयनिक विकिरण, जिसको कहते हैं। आयनिक विकिरण वह एक कारक है जो कि कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, उपचार भी में भी प्रयुक्त होता है, यानी दोनों के लिए उपयोग होता है। एक तो आपका ये इसके कारण आयनिक जो होता है विकिरण, जिसको कहते हैं, इस विकिरण रेडिएशन के कारण आपका कर्क रोग भी उत्पन्न और इसके कारण इसको ठीक भी किया जा सकता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिका और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण यानी कि रेडिएशन विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों को इससे स्पष्ट हो गया कि निम्न और मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरणों के प्रयोग का कैंसर हो सकता है। ये तुरंत नहीं होगा, मतलब कुछ समय के बाद इसका प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन आपके समकक्ष है। सहज प्रणाली का प्रतिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका ये है प्रणाली का स्वपोषी क्रिया होती है। सहज प्रणाली का प्रतिवर्धन निम्नलिखित में कौन सा है? तो सहज प्रणाली का स्वपोषी प्रक्रिया है। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रकारों को नियंत्रित करता है। सहज प्रणाली को विकास के प्रणाली को स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समकक्ष 52 नंबर, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, तो कौन सा करता है? हाइपोथैलेमस इसको नियंत्रित करता है, थैलेमस नहीं करता है, सेरेब्रम आपका ये नहीं करता है, मेडुला भी नहीं करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है उस शरीर के तापक्रम यानी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। देख सकते हैं मानव शरीर का तापक्रम सामान्यतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है में होता है। अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 37 पॉइंट आता है समथिंग। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस भाग किसका भाग है? तो मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, मस्तिष्क का भाग है और इसको नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समकक्ष है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। देखिए 2019 में भी ये रिपीट किया गया, इससे पहले आपका क्वेश्चन था 2018 में। तो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। 20 से 30% ऐसे फ्री का मार्क्स मिलेगा जो आप इसको देख कर जाते हैं या पढ़ के जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से अनुवांशिकता विचरण कैसे होता है? ये कैसे होता है? तो ऑप्शंस आपके हैं, जीन के सम्मिश्रण से, बिल्डिंग से, क्रोमोसोम्स में बदलाव में, जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से, या फिर उपयुक्त में सभी। तो इन सारे चारों कारणों के कारण ही आपके जीन के होते हैं। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव और जीन के मिश्रण प्रयुक्त, तो तीनों से ही लैंगिक जनन की अनुवांशिक विचरण होता है, जिसको डीएनए कहते हैं। अनुवांशिक, जैसे आपका बच्चे का रंग आप पर जाएगा, आपके जैसे आँख मिलेगा, चेहरा मिलेगा, त्वचा मिलेगी और व्यवहार मिलेगा। नेक्स्ट है, डीएनए को किसके अंतर्पाद से बनाया जाता है? तो डीएनए जो होता है ऑर्थोकॉर्नवर्म ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपाद बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके समकक्ष 56 नंबर क्वेश्चन, आप देखिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है पार्किंसंस बीमारी उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपको आर्विड कार्सन को दिया गया था। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आर्विड कार्सन को। पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए विकास के लिए स्वीडिश न्यूरो साइंटिस्ट आर्विड कार्सन को वर्ष 2000 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरो ट्रांसमीटर और पार्किंसन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसेंस गैंग्लियोन्स में डोपामाइन उत्पन्न करने वाला तंत्रिका कोशिका का क्षय होने लगता है। शरीर में कंपनी यानी ट्रेमर, अकड़न, रिजिड और क्षति की संस्कार
कारण बनता है। इसके शोध से यह ज्ञात हुआ कि पार्किंसन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण और इसके लिए एक कारगर औषधि होता है एल-डोपा विकसित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डायबिटीज दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन कितना सटीक बनाया गया। 14 शायद आपको याद भी होगा, लेकिन नवंबर याद नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत कर लीजिएगा। और ये इसमें क्वेश्चन पीटी में पूछा गया था। विश्व मधुमेह दिवस आपको 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसको कहते हैं माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट कंटेंट हम जब लाएंगे तो रिमेनिंग पार्ट रहेगा, उसमें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पूरा आपका फिजिक्स कंप्लीट करा दिया गया है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट करा दिया गया, बायोलॉजी का एक पार्ट बचेगा, लगभग आधे एक घंटे में कंप्लीट हो जाएगा 50 क्वेश्चन। उसके बाद आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी आधा किया गया है, ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट कर दिया, इकोनॉमिक्स एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत कम क्वेश्चन इसमें इकोनॉमिक्स में। तो सारे कंटेंट आपका पूरा घटना चक्र आपका सारे सब्जेक्ट का लगभग हो जाएगा कुछ दिनों में, 1-2 दिन में आपका पूरा हिस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। फिर